बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन आज है, जहां देश के 12 करोड़ लोग अपने लिए एक नई सरकार चुनने वाले हैं। और इसी बीच वहां एक और हिंदू की निर्मम हत्या ये बता रही है कि बांग्लादेश में मतदान के दौरान जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो यहाँ उनका भविष्य आखिर कैसा रहेगा। पहले ही बांग्लादेश में पिछले एक साल में जिस तरह से हिंदू पर अत्याचार हुए हैं, वो डराने वाली बात है। अब चुनाव से ठीक पहले एक और हिंदू युवक रतन की हत्या कर उसका शव चाय के बागान में फेंक दिया गया। 28 साल के रतन साहूकार की हत्या बेहद निर्ममता से की गई। जब उसका शव मिला तो उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे। बुधवार सुबह करीब 10 बजे चंपारा में चाय के बागानों में रतन का शव बरामद किया गया और तब भी उसके घावों से खून बह रहा था। रतन इन्हीं चाय के बागानों में काम करते थे और वहीं पर उनका शव मिला। उसके सहकर्मियों का ये कहना है कि ये आपसी रंजिश या चुनावी हिंसा का मामला हो सकता है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन साहूकार रोज की तरह काम पर गए हुए थे, लेकिन वो लौटे नहीं। बुधवार की सुबह चंपारा के चाय बागान में उनके साथियों को वो मृत अवस्था में मिले। उनका शव जिस तरह से खून से सना हुआ था, उससे पता चलता है कि मारने से पहले उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। चश्मदीदों और रतन के साथ काम करने वालों के मुताबिक उसके शरीर पर धारदार हथियारों से वार किए गए थे और तभी उसके शरीर के घाव काफी ज्यादा गहरे और जख्मी थे। उन्होंने मौके पर ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ बीते करीब 3 महीनों में यानी कि 1 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई हत्या की घटनाओं की एक सूची तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों में कम से कम 15 हिंदू मारे गए हैं, जिन्हें अक्सर स्थानीय हिंसा या पूर्व नियोजित हमलों में निशाना बनाया गया। दिसंबर महीने में प्रंतोष कार्मेकर, उत्पल सरकार, जोगेश चंद्र रॉय, सुबोर्णा रॉय, शांतो चंद्र दास और दीपू चंद्र दास, इसके बाद अमृत मंडल, ब्रिजेंद्र बिस्वास और खोको चंद्र दास की हत्या हुई थी। जनवरी में राणा प्रताप बैरागी, मिथुन सरकार, शरत मणि चक्रवर्ती, जॉय मोहापात्रा, समीर दास और प्रलय चाकी की हत्या की गई। फरवरी में भी 3 हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को चुनावी हथकंडे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश की 300 में से 299 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद ये पहला संसदीय चुनाव है और इस पर दुनिया भर की, खासकर दक्षिण एशियाई देशों की काफी नजर है। हालांकि 35% से ज्यादा वोटिंग हिस्सेदारी रखने वाली शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। फिर भी लोगों को ये उम्मीद है कि ये चुनाव देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करेगा। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये चुनाव कराए जा रहे हैं, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव करवाने का वादा किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खुद मोहम्मद यूनुस आज के इलेक्शन के बाद अब क्या करेंगे। 12 फरवरी यानी आज के चुनावों के बाद मोहम्मद यूनुस का मुख्य मकसद नई चुनी हुई सरकार को सत्ता का तेज ट्रांसफर करना होगा। उन्होंने लगातार ये कहा है कि चीफ एडवाइजर के तौर पर उनकी भूमिका एक अंतरिम ट्रांजिशन के गार्जियन की है और उन्होंने स्थायी राजनीतिक ऑफिस की मांग करने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चुनावी नतीजों का ऐलान होने के बाद वो नई सरकार को सारी शक्तियां सौंप देंगे। मोहम्मद यूनुस आज के चुनावों के बाद जुलाई नेशनल चार्टर 2025 को लागू करवाने की कोशिश भी करेंगे, जिसका फैसला भी आज ही होना है। देखिए, अगर लोगों का वोट के जरिए जवाब मिलता है हाँ, तो इसके जरिए कुछ कानूनी सुधार पैकेज लागू करने की कोशिश होगी, जैसे भारत जैसे देशों की तर्ज पर 2 सदनों वाली संसद का निर्माण करना, प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए शक्तियों की सीमा तय करना, प्रधानमंत्री के लिए 2 कार्यकाल लागू करना या 10 सालों का प्रस्ताव, शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शन को संवैधानिक मान्यता देना। फिलहाल उनका प्रशासन चुनाव के बाद के समय में व्यवस्था बनाए रखने पर अब ध्यान केंद्रित कर रहा है, खासकर जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता के लिए मुकाबला कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार को शक्तियां सौंपने के बाद मोहम्मद यूनुस का इरादा यूनुस सेंटर और ग्रामीण बैंक में अपने काम की तरफ पर लौटने का है और वो सोशल बिजनेस और गरीबी हटाने पर फोकस करेंगे। हालांकि मोहम्मद यूनुस के खुद राष्ट्रपति बनने की बातों को खारिज कर दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश में चर्चा है कि राष्ट्रीय सहमति के आधार पर उन्हें बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसा करने का मकसद ये बताया जा रहा है कि नई सरकार को देश में मान्यता मिलने के साथ साथ स्थिरता आ सके। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में ध्रुवीकरण करने वाले नेता के तौर पर याद रखा जाएगा। हालांकि फिर भी उन्होंने कई बातों के लिए और याद रखा जाएगा, जैसे कि बांग्लादेश को संभालना,
उन्होंने अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर देश को संभाला, देश को गृह युद्ध में फंसने से रोका और टूटने से बचाया। इसके अलावा उन्होंने जुलाई नेशनल चार्टर 2025 के लिए भी याद किया जाएगा, जिसमें बांग्लादेश संसदीय प्रणाली के लिए कुछ बड़े सुधार किए गए, जैसे संसद में 2 सदन, प्रधानमंत्री को बेलगाम होने से बचाने के लिए उसकी शक्ति को नियंत्रित करना। इसके अलावा वो डिप्लोमेटिक इंजीनियर के तौर पर भी जाने जाते हैं। मोहम्मद यूनुस ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय इज्जत का इस्तेमाल बांग्लादेश की इकोनॉमी को संभालने के लिए किया है। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक से मदद हासिल की, टैरिफ कम करने के लिए अमेरिका से बात की। इसके अलावा उन्होंने चीन और पाकिस्तान से गहरे संबंध बनाए, जबकि भारत के साथ उन्होंने संबंध काफ़ी खराब कर लिए। फिर कट्टरपंथ को बढ़ावा देना। मोहम्मद यूनुस भले ही शांति के लिए नोबेल पुरस्कार हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनकी भी मानसिकता वही इस्लामिक ही है। उन्होंने जमात-ए इस्लामी के तमाम चरमपंथी नेताओं को जेल से बाहर कर दिया और बांग्लादेश को एक कट्टर इस्लामिक देश बनाने के रास्ते पर ला खड़ा कर दिया। हिंदुओं के साथ मारपीट, उनके घर जलाना और कई बार उनकी हत्या तक करना बांग्लादेश में अब बहुत आम हो चुका है। उन्होंने हिंदू हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि महसूस ऐसा हो रहा है कि ऐसा सब कुछ उनके इशारे पर ही किया जा रहा था। बांग्लादेश में मोहम्मद नेतृत्व के शासनकाल में महंगाई थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन बेरोजगारी भयानक स्तर पर पहुंच चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर संघर्ष कर रहा है, कपड़ा इंडस्ट्री बदहाली के दौर से गुजर रही है और उनका नया बांग्लादेश बनाने का वादा लोगों की पहुंच से काफी बाहर है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि मोहम्मद यूनुस तो चले जाएंगे, लेकिन नई सरकार अगर लोगों की उम्मीद पर खरा उतर नहीं पाएगी, इकॉनमी को नहीं बचा पाएगी और सबसे अहम बात यह कि अगर कपड़ा इंडस्ट्री को बचाने में नाकाम रहेगी तो देश में डगमगा सकता है माहौल। और देखिए, बांग्लादेश में करीब 1.5 साल के बाद ये आम चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों पर भारत से लेकर अमेरिका और चीन से लेकर पाकिस्तान तक की भी नजर टिकी हुई है। दरअसल भारत के इस पड़ोसी मुल्क में प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने के बाद से धार्मिक हिंसा में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसे लेकर कई संगठनों में आंकड़े भी जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ इन चुनावों की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन चुनाव में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग को ही प्रतिबंधित करवा दिया। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि निष्पक्ष चुनाव के दावों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है, क्योंकि मतदाताओं को संसदीय सीटों के साथ साथ एक संवैधानिक जनमत संग्रह यानी कि जुलाई चार्टर के लिए भी वोट डालना होगा, जिसके जरिए अंतरिम सरकार संविधान में बड़े बदलाव कराने की तैयारी में है। मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जा रहे हैं। पहली बार इस देश में पोस्टल बैलेट का विकल्प भी शुरू किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मतगणना वोटिंग खत्म होने के तत्काल बाद शुरू की जाएगी। 299 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में मतों की गिनती के बाद चुनाव नतीजों की आधिकारिक घोषणा में थोड़ा समय तो लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के मुताबिक मतगणना के रुझान और चुनाव नतीजे भारतीय समयानुसार करीब आधी रात से ही आने शुरू हो जाएंगे। देश का चुनाव आयोग इसकी औपचारिक घोषणा 13 फरवरी को कर सकता है। फिलहाल मतदान जारी है। ऐसे में नतीजों की घोषणा की टाइमलाइन का इंतजार करना होगा। इन चुनाव में कुल 59 पंजीकृत राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। प्रमुख दलों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP के नेतृत्व वाली 10 पार्टी वाला गठबंधन और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी कि NCP और जमात इस्लामी के नेतृत्व वाला 11 दलों वाला गठबंधन शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव से रोक दिया गया है। इसके अलावा जातीय पार्टी के दोनों धड़े, जातीय पार्टी इरशाद और जातीय पार्टी कादर और वामपंथी पार्टी लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और अमार बांग्लादेश पार्टी भी मैदान में है। चुनावी मैदान में कुल 1981 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें करीब 1700 उम्मीदवार राजनीतिक दलों से हैं और 249 निर्दलीय हैं। महिलाओं की भागीदारी कम है। 63 महिलाएं उम्मीदवारों की राजनीतिक दलों से मौका दिया गया है, जबकि करीब 13 महिला उम्मीदवार निर्दलीय हैं, यानी कुल संख्या इनकी 76 है। इस चुनाव में कुल लगभग 12 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। 2026 में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा मतदाता भागीदारी वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है। पुरुष और महिला मतदाता कुल योग मतदाताओं में से लगभग देखिए 6 करोड़ के आसपास पुरुष इसमें हैं और 6 करोड़ के आसपास महिलाओं की संख्या है। हालांकि मतदाताओं में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन उम्मीदवारों के रूप में उनकी भागीदारी सिर्फ 4% से भी कम है। इसके अलावा युवा मतदाता भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 45 लाख के आसपास पहली बार वोट डालेंगे।
कुल 5 करोड़ 60 लाख मतदाताओं की उम्र 18 से 37 वर्ष के बीच है। सभी बांग्लादेशी नागरिक वोट डाल सकते हैं जिनकी उम्र 31 अक्टूबर 2025 तक 18 साल या उससे ज्यादा है और जिनका नाम अंतिम मतदाता सूची में है। मतदान का मानसिक रूप से स्वस्थ होना, देखिए अदालत द्वारा अस्वस्थ घोषित न हो और संबंधित चुनावी क्षेत्र का निवासी होना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। पहली बार करीब 1.5 करोड़ के आसपास प्रवासी बांग्लादेशियों को डाक मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट के जरिए विदेश से वोट डालने की सुविधा भी इसमें दी गई है। तो आपको क्या लगता है, नतीजों में क्या बीएनपी सत्ता हासिल कर पाएगी? आगे क्या होने वाला है बांग्लादेश की राजनीति में? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए।